नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 2 अप्रैल के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज के इस सत्र में हम किन किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बिम्स्टेक चार्टर को आधार बना करके जो एडिटोरियल लिखा गया है, हम उसकी यहाँ पे चर्चा करेंगे। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तमिलनाडु विशेष आरक्षण अधिनियम 2021 को बर्खास्त किया गया है, इसको आधार बना करके जो एडिटोरियल आया है, हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। और श्रीलंका सरकार के द्वारा जो अपने देश में आपातकाल की घोषणा की गई है, इसको आधार बना करके जो एडिटोरियल आया है, हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। और सबसे अंतिम में इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है बिम्स्टेक आफ्टर द कोलंबो समिट, और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ा हुआ है। बिम्स्टेक पर हमने काफ़ी चर्चाएं की हैं। यहाँ पर इस एडिटोरियल में लेखक के द्वारा यह समझाने का प्रयास किया गया है कि जो कोलंबो समिट है उसमें जो बिम्स्टेक चार्टर को लेकर के एक सहमति बनी है, उसके क्या मायने हो सकते हैं। यहाँ पर लेखक के द्वारा ये बताया गया है कि इस क्षेत्रीय समूह का 5वां शिखर सम्मेलन 30 मार्च को कोलंबो में आयोजित किया गया। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि बिम्स्टेक इसी साल जून में अपनी 25वीं वर्षगांठ भी पूरा कर लेगा। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया गया है इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए लेखक के द्वारा। और यहाँ पर लेखक का ये कहना है कि क्या यह संगठन इस क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने में सक्षम है या नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिम्स्टेक में जो देश शामिल हैं वह दुनिया की आबादी का 5वें हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इन देशों का जो कुल सकल घरेलू उत्पाद है वह वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का केवल 4% ही है। और यहाँ पर लेखक के द्वारा यह मुद्दा उठाया गया है कि क्या बिम्स्टेक तुरंत आर्थिक विकास की गति को प्रदान कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न भी उठाए गए हैं लेखक के द्वारा। सबसे पहले हम कोलंबो पैकेज को लेकर के चर्चा कर लेते हैं कि 30 मार्च को जो सम्मेलन हुआ कोलंबो में, उसमें बिम्स्टेक चार्टर को अपनाया गया। और बिम्स्टेक चार्टर को अपनाना इस शिखर सम्मेलन का एक मुख्य परिणाम हम कह सकते हैं। और इसके बाद यह जो समूह है वह एक उप क्षेत्रीय संगठन के रूप में नहीं बल्कि एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में काम करेगा। इस चार्टर में यह कहा गया है कि इसके सदस्य देश हर 2 साल में एक बार मिलने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर यह कहा गया है कि ये सारे देश बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और बहुआयामी कनेक्टिविटी को बढ़ावा देंगे। यहाँ पर यह कहा गया है कि प्रत्येक सदस्य देश एक क्षेत्र के लिए नेतृत्व के रूप में काम करेगा। जैसे कि यहाँ पर व्यापार, निवेश और विकास का काम बांग्लादेश को सौंपा गया है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन का काम भूटान को सौंपा गया है। ऊर्जा सुरक्षा भारत के जिम्मे आया है। उसी तरीके से कृषि और खाद्य सुरक्षा म्यांमार के जिम्मे है। लोगों से लोगों के बीच में जो संपर्क है इसका जिम्मा नेपाल को दिया गया है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार श्रीलंका को मिला है। और कनेक्टिविटी पर थाईलैंड को काम करना है। यानी कि यहाँ पर जो भी मुद्दे हैं उन्हें इन देशों के बीच में बांट दिया गया है। इसका मतलब ये है कि ये देश अपने अपने जो क्षेत्र इनको दिए गए हैं काम करने के लिए उस पर काम करेंगे। आपको ध्यान में रखना है कि भारत को यहाँ पर सुरक्षा और ऊर्जा इन मामलों पर काम करना है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देशों को जो काम सौंपा गया है उसको आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। यहाँ पर लेखक के द्वारा यह भी जानकारी दिया गया है कि जो एक कनेक्टिविटी को लेकर के एक मास्टर प्लान बनाया गया था 2018 से 2028 के बीच में, उसको पूरी तरीके से और तेजी से लागू करने पर सभी देशों के बीच में सहमति बनी है। और यहाँ पर ये जो प्रोग्राम है उसे एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा तैयार और समर्थित किया गया है। यानी कि इसको पूरा करने के लिए एडीबी के द्वारा समर्थन दिया जाएगा, खास करके आर्थिक रूप से। यहाँ पर जो योजनाएं बनाई गई हैं उसमें यह कहा गया है कि इसमें 264 परियोजनाओं की एक सूची बनाई गई है जिसमें 126 अरब डॉलर इन सभी देशों के द्वारा निवेश किए जाएंगे। और आपको यह भी ध्यान में रखना है कि अभी 55 अरब डॉलर की परियोजनाएं लागू की जा रही हैं। इसी चार्टर में आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता, राजनयिक अकादमियों के बीच सहयोग
और कोलंबो में एक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुविधा की स्थापना से संबंधित समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। तो यहाँ पर जो कोलंबो समिट हुआ है उसमें बहुत ही नई तरह की बातें हुई हैं। बिम्स्टेक को एक नया दिशा और शक्ति प्रदान करने का काम किया गया है और एक तरीके से इस रीजन के जो देश हैं वे साथ मिलकर के आर्थिक प्रगति को बढ़ाना चाहते हैं। ये यहाँ पर साफ साफ झलकता है। यहाँ पर लेखक के द्वारा ये कहा गया है कि सबसे पहले इन देशों को आपस में जो व्यापार होता है उसको बढ़ाने की जरूरत है। यहाँ पर लेखक का कहना है कि व्यापार, आर्थिक और निवेश सहयोग के स्तंभ को अधिक मजबूती और तेज गति से बढ़ाने की आवश्यकता है। आपको ये ध्यान में रखना है कि 2004 में इन देशों के द्वारा एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते को लेकर के रूपरेखा तैयार किया गया था और उस पर हस्ताक्षर करने के बावजूद बिम्स्टेक के जो देश हैं वे लक्ष्य से अभी बहुत ही दूर हैं। यानी कि इन देशों के बीच में जो FTA है यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उसे अभी तक लागू नहीं किया जा सका है। और यहाँ पर लेखक के द्वारा ये जानकारी दिया गया है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए जो आवश्यक 7 समझौते किए गए थे उनमें से अभी सिर्फ 2 ही पूरे किए गए हैं। तो यहाँ पर लेखक का ये कहना है कि अगर हम इन देशों के बीच में व्यापार को देखें, निवेश को देखें, आर्थिक प्रगति को देखें तो यहाँ पर इन देशों के बीच में सामंजस्य की कमी है जिसे कि दूर करने की आवश्यकता है। यहाँ पर लेखक के द्वारा आगे का राह का जिक्र किया गया है और यहाँ पर यह सुझाव दिया गया है लेखक के द्वारा कि इन देशों को राजनीतिक नेतृत्व के बीच में व्यक्तिगत जुड़ाव को लेकर के काम करने चाहिए। यानी कि जो सदस्य देश हैं उनके जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके बीच में अच्छे संबंध होने चाहिए। यह काम इस संगठन के मजबूती के लिए जरूरी है। अगर राष्ट्राध्यक्षों के बीच में अच्छे संबंध होंगे तो यह इस संगठन के लिए सही होगा। इसी तरीके से यहाँ पर यह कहा गया है लेखक के द्वारा कि कोलंबो में जो यह फैसला लिया गया है कि हर 2 साल में बिम्स्टेक का एक शिखर सम्मेलन होना चाहिए, वो सही बात है। लेकिन यहाँ पर यह कोशिश करनी चाहिए इन देशों को कि वार्षिक तौर पर एक शिखर सम्मेलन हर वर्ष हो। इसी तरीके से यहाँ पर लेखक के द्वारा ये कहा गया है कि इन देशों के बीच में लगातार बातचीत जारी रहनी चाहिए और यहाँ पर यह ध्यान दिलाया गया है कि 2023 में भारत के द्वारा G20 का सम्मेलन अपने यहाँ आयोजित किया जाएगा और यहाँ पर यह कहा जा रहा है लेखक के द्वारा कि भारत को इस शिखर सम्मेलन में बिम्स्टेक के सभी देशों को आमंत्रित करना चाहिए विशिष्ट अतिथि के रूप में, जिससे कि बिम्स्टेक का जो उभार है वह विश्व स्तर पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर लेखक के द्वारा यह भी कहा गया है कि समूह के नाम को और सरल बनाना चाहिए। जैसे यहाँ पर इस समूह के नाम को बदल करके बंगाल की खाड़ी समुदाय यानी कि बे ऑफ बंगाल कम्युनिटी किया जा सकता है, जिससे कि दुनिया के अन्य देशों को इस संगठन के बारे में ज्यादा अच्छी तरीके से पता चल पाएगा। तो यहाँ पर लेखक के द्वारा आगे के राह का भी चर्चा किया गया है और इन देशों के बीच में जो संभावनाएं हैं खास करके आर्थिक प्रगति और व्यापार को लेकर के उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए इसको लेकर के एक रूपरेखा के बारे में बातें की गई हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, इसको आप लोग जरूर पढ़ने का प्रयास करेंगे। आइए एक और एडिटोरियल की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है कोटा एंड डेटा और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर लेखक के द्वारा ये कहा गया है कि पिछड़ेपन के आंकड़ों के बिना किसी भी समूह को विशेष आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लेखक के द्वारा कही गई है। आप सभी को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में तमिलनाडु विशेष आरक्षण अधिनियम 2021 या फिर हम कहें कि वन्यार कोटा कानून को इस आधार पर रद्द कर दिया कि यह एक अद्यतन मात्रात्मक डेटा यानी कि क्वांटिफिएबल डेटा पर आधारित नहीं था। कहने का ऐसा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी यह स्वीकार किया है कि अगर राज्यों को किसी समुदाय विशेष को आरक्षण देना है तो यहाँ पर उसके पास सही डेटा होना चाहिए, उसके पिछड़ेपन के आंकड़े होने चाहिए। मात्र उनकी संख्या के आधार पर, उनकी ताकत के आधार पर उन्हें आरक्षण नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद एक बहुत ही बड़ा प्रश्न यहाँ पर खड़ा हो गया है। चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर किसको आधार बनाया जाए जातियों को आरक्षण देने के लिए। आपको यह ध्यान में रखना है कि तमिलनाडु विधानसभा ने पिछले साल सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए वन्यार समुदाय के लिए 10.5% का
आंतरिक आरक्षण प्रदान करने वाला एक विधेयक पारित किया था। इस अधिनियम में शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में अधिकांश पिछड़े वर्ग यानी कि एमबीसी, गैर अधिसूचित समुदाय यानी कि डीएनसी, इन सभी के लिए 20% कोटा का व्यवस्था किया गया था। और इस 20% कोटा में से वन्यार समुदाय को 10.5%, 25 एमबीसी और 68 डीएनसी के लिए 7% और शेष 22 एमबीसी के लिए 2.5% का आरक्षण आवंटित किया गया था। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट का यह साफ साफ कहना था अपने आदेश में कि हमारी राय है कि वन्यार को एमबीसी के बाकी 115 समुदायों में से अलग समूह के रूप में वर्गीकृत करने का कोई ठोस आधार नहीं है और इसीलिए 2021 का जो अधिनियम है वह संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 का उल्लंघन है। और इसीलिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा गया। आपको ध्यान रखना है कि मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा भी ऐसा ही फैसला सुनाया गया था जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने लागू रखा है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ साफ कहा है कि वन्यारों को आंतरिक आरक्षण देने के लिए आबादी को, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ साफ कहा है कि वन्यारों की आबादी को एकमात्र आधार बना करके उन्हें आरक्षण नहीं दिया जा सकता और यह कानून के विरुद्ध है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि हालांकि जाति आंतरिक आरक्षण का आधार हो सकती है लेकिन यह एकमात्र आधार नहीं हो सकता। यानी कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट का यह साफ साफ कहना है कि आप किसी की जाति या उसकी संख्या के बल पर उसे आरक्षण नहीं दे सकते, बल्कि आपको यह प्रूफ करना होगा कि वह जाति पिछड़ी हुई है और तभी जाकर के आप उसे आरक्षण दे सकते हैं। यहां पर कुछ और बातें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्लियर की गई हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि 2021 का ये जो कानून था वह एमबीसी और डीएनसी समूहों के भीतर आंतरिक आरक्षण का अनुपात या प्रतिशत तय करने से जुड़ा है और यह संविधान के अनुच्छेद 342A के तहत राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। आपको यह ध्यान में रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ साफ कहा है कि 105वें संशोधन कानून से पहले राज्यों को अनुच्छेद 342A के तहत इन समूहों को प्रेसिडेंशियल लिस्ट में शामिल कर या उनसे बाहर करने का या फिर पहचान करने का अधिकार नहीं था, लेकिन 105वें संशोधन के बाद अब यह अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है। तो यहां पर जो संवैधानिक प्रश्न उठाए गए थे इस विधेयक को लेकर के कि राज्य सरकार ऐसा कर ही नहीं सकता है, इसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर मत रखा है। यहां पर लेखक के द्वारा सबसे अंतिम में कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। यहां पर यह कहा गया है कि ये जो निर्णय लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण सबक छिपे हुए हैं। यहां पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि मात्रात्मक डेटा के आधार पर किसी भी समुदाय को आंतरिक या अन्य आरक्षण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, यह बात बिल्कुल सही है। और यहां पर लेखक का यह सुझाव है कि सरकार को जाति आधारित जनगणना कराना चाहिए जिससे कि सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा में विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधित्व का पता लगाया जा सके और उसके आधार पर फिर राज्य या फिर केंद्र किस जाति को कितना आरक्षण मिलना चाहिए इसको लेकर के आसानी से फैसला कर सकता है। इस फैसले के बाद एक और मुद्दे ने अभी जोर पकड़ा है, वो ये है कि जाति के बदले लोगों के सामाजिक आर्थिक संकेत को आरक्षण का आधार बनाना चाहिए। यानी कि इस मुद्दे पर फिर से यहां पर बहस छिड़ गया है। यहां पर लेखक का यह साफ साफ कहना है कि तमिलनाडु की पार्टियों को आरक्षण में क्रीमी लेयर नियम लागू करने के खिलाफ अपनी स्थिति पर फिर से विचार करना चाहिए, अन्यथा हमेशा उन समुदायों से आंतरिक आरक्षण की मांग आएगी जो खुद को वंचित महसूस करते हैं। यहां पर लेखक का यह साफ साफ कहना है कि अगर तमिलनाडु की पार्टियां आरक्षण में समानता के सिद्धांत में सही मायने में विश्वास करती हैं तो उन्हें क्रीमी लेयर की अवधारणा से सहमत होने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आप सभी जानते हैं कि वैसे लोग जिनका इनकम बहुत ही ज्यादा होता है उन्हें ओबीसी में क्रीमी लेयर समझा जाता है, इसके लिए सरकार के द्वारा नियम बनाए गए हैं। और वैसे लोग जो क्रीमी लेयर में आते हैं उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता। और इसी को लेकर के यहाँ पर लेखक के द्वारा ये कहा गया है
कि तमिलनाडु की पार्टियों को भी इसको मानना चाहिए और सिर्फ जाति के नाम पर, उनके संख्या बल के नाम पर, या फिर वो जाति बहुत ही ताकतवर है उसको आधार बना करके किसी भी राज्य को, चाहे वो तमिलनाडु ही क्यों ना हो, आंतरिक आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर उठाया गया है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय लिया गया है उसको आधार बनाया गया है और आपके एग्जाम में इसको आधार बना करके क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो इसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए एक और न्यूज़ पर हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 7 पर श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस को लेकर के चर्चा किया गया है और ये टॉपिक समान अध्ययन 3 आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्रीलंका में वहां के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। आपको ध्यान में रखना है कि गुरुवार को वहां के लोगों के द्वारा सरकार विरोधी प्रदर्शन किए गए और यहाँ पर ये जो प्रदर्शन है वह हिंसक हो गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में कई घंटों तक झड़पें होती रहीं और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि श्रीलंका के लोगों के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि वहाँ के सरकार के द्वारा श्रीलंका का जो आर्थिक संकट है उसका सही तरीके से निदान नहीं किया जा रहा है और इसी को लेकर के वहाँ के लोग सरकार से नाराज हैं। और इसके बाद शुक्रवार को श्रीलंका के सरकार के द्वारा पूरे देश में सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। और यहाँ पर लेखक के द्वारा चर्चा किया गया कि आखिर श्रीलंका में ये हालात कैसे बने, यानी कि श्रीलंका किस तरीके से आर्थिक आपातकाल की ओर चला गया। इसको समझने के लिए आपको कुछ आंकड़ों को समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर जो श्रीलंकाई केंद्रीय बैंक है उसने कुछ आंकड़े जारी किए हैं जिसमें यह कहा गया है कि फरवरी में श्रीलंका में जो महंगाई का स्तर है वह 17.5% था। देश में कर्ज और जीडीपी का जो अनुपात है वह 110% है, यानी कि श्रीलंका की जीडीपी से ज्यादा उसके ऊपर कर्ज है। और अगर हम श्रीलंका के विकास दर को देखें तो यहाँ पर यह कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2021 की तीसरी तिमाही में देश में 1.5% का नकारात्मक विकास दर दर्ज किया गया था, यानी कि श्रीलंका का जो विकास दर है वह निगेटिव में है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि श्रीलंका में जो बेरोजगारी का दर है वह 5.2% है। तो यहाँ पर ये जो आंकड़े हैं वो साफ साफ ये कहानी बयां करते हैं कि श्रीलंका का जो आर्थिक स्थिति है वह किस तरीके से चरमरा गया है। इस न्यूज में श्रीलंका के आर्थिक संकट के कारणों के ऊपर चर्चा की गई है। कुछ कारणों की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर यह कहा गया है कि श्रीलंका के सरकार के द्वारा 2005 से 2015 के बीच में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए कम परिपक्वता वाले बॉन्डों के माध्यम से भारी मात्रा में महंगा कर्ज लिया गया। और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि सरकारी राजस्व का 80% अकेले श्रीलंका की सरकार के द्वारा ब्याज भुगतान पर खर्च किया जाता है, यानी कि जो उसके द्वारा कर्ज लिया गया है उसके ब्याज के भुगतान में श्रीलंका सरकार की जो कमाई है उसका 80% चला जाता है। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि श्रीलंका चीनी, दाल, पेट्रोलियम, कागज, दवाएं, सीमेंट और कई अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिए आयात पर निर्भर है। लेकिन यहाँ पर फरवरी के अंत में श्रीलंका का जो विदेशी मुद्रा भंडार था वह लगभग $2.3 बिलियन ही रह गया था, यानी कि अब श्रीलंका के पास इन आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए ज्यादा विदेशी मुद्रा का भंडार नहीं बचा हुआ है। और यहाँ पर यही बताया गया है कि जो श्रीलंका का व्यापार घाटा है वह लगभग 10 अरब अमेरिकी डॉलर का है। आप यहाँ पर इस फिगर में देख सकते हैं कि किस तरीके से श्रीलंका में जो कर्ज है वह जीडीपी के मुकाबले बढ़ता गया है। आप देख सकते हैं कि 2016 में कर्ज और जीडीपी का जो रेशियो था वो 80% के बराबर था, लेकिन 2022 में वह 111.42% है। उसी तरीके से यहाँ पर यह बताया गया है कि श्रीलंका का जो फॉरेन रिजर्व है वो भी लगातार डिक्लाइन हुआ है, कम हुआ है। और आप देख सकते हैं कि 2022 में यह मात्र $2.3 बिलियन ही रह गया है, जबकि 2020 में ही यह $8 बिलियन के आसपास था। श्रीलंका में एफडीआई यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भी गिरावट आया है और 2020 में मात्र $540 मिलियन के निवेश ही श्रीलंका में आए हैं,
जबकि यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि 2018 में श्रीलंका में 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश आए थे। तो यहाँ पर निवेश में भी भारी गिरावट आया है श्रीलंका के, और ये सारे आंकड़े ये बताते हैं कि श्रीलंका की जो आर्थिक स्थिति है वह सही नहीं है। यहाँ पर इस बात की भी चर्चा की गई है कि श्रीलंका का जो पर्यटन उद्योग है, जो कि उसके सकल घरेलू उत्पाद में 10% का हिस्सा रखता है, वो भी काफी नीचे गया है। कोविड-19 महामारी के कारण यह क्षेत्र बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है, जिसके कारण भी देश की जो कमाई है वो कम हुई है, वहां पर बेरोजगारी बढ़ा है। यहाँ पर सरकार की कुछ नीतियों की भी चर्चा की गई है। जैसे वहां पर सरकार के द्वारा यह कोशिश किया गया कि वहां का जो कृषि है उसे 100% जैविक बनाया जाए, यानी कि जो रासायनिक उर्वरक है उस पर रोक लगाई जाए। और ऐसा करने के लिए श्रीलंका की सरकार के द्वारा रासायनिक उर्वरकों के आयात पर और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके कारण कृषि पूरी तरीके से चरमरा गई और यहाँ पर जो खाद्यान्नों का उत्पादन है वह बुरी तरीके से प्रभावित हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप वहां पर चावल और अन्य खाद्यान्न वस्तुओं की कमी हो गई, खाद्यान्नों का जमाखोरी शुरू हो गया, चाय के निर्यात में गिरावट आया और इसका असर कहीं ना कहीं श्रीलंका के अर्थव्यवस्था पर दिखाई देता है। तो ये ऐसे कारण है जिसके कारण धीरे धीरे श्रीलंका की जो आर्थिक स्थिति है वो खराब होता चला गया। यहाँ पर इस बात की भी चर्चा की गई है कि आखिर श्रीलंका का कौन मदद कर रहा है। यहाँ पर यह बताया गया है कि भारत के द्वारा जनवरी में श्रीलंका को $1 बिलियन की ऋण सुविधा तथा कुल $2.4 बिलियन का वित्तीय सहायता पहुंचाया गया है। इसी के साथ साथ चीन के द्वारा भी श्रीलंका को $1.5 अरब का ऋण सुविधा और इसके साथ साथ $1 अरब का अलग से ऋण देने पर विचार किया जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि IMF के द्वारा भी श्रीलंका के साथ बातचीत की जा रही है ताकि उसकी अर्थव्यवस्था को बचाया जा सके। तो यहाँ पर इन जिन कारणों की चर्चा हुई है, इन सभी कारणों ने श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस को जन्म दिया और वहाँ के लोग अब अपना आपा खोते जा रहे हैं, जिसके कारण श्रीलंका में हिंसा की स्थिति दिखाई दे रही है। लोग पेट्रोल के महंगे दाम, गैस की कमी, बिजली में कटौती से परेशान हो गए हैं, जिसके कारण वहां पर लोग सरकार विरोधी नारे लगा रहे हैं, उनका पुलिस के साथ झड़प हो रहा है। और यहां पर श्रीलंका सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए श्रीलंका में आपातकाल की घोषणा कर दी है। तो इससे जुड़े हुए और भी न्यूज आगे आते रहेंगे, हम लोग इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे। आइए अब इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, बिम्स्टेक इस साल अपनी 25वीं वर्षगांठ पूरा कर लेगा। क्या यह अब इस क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने में सक्षम है? इस कथन पर चर्चा करें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आप ये बता सकते हैं कि जिस तरीके से कोलंबो में जो समिट हुआ है और उसमें बिम्स्टेक चार्टर को लेकर के जो सहमति जताई गई है, आप उसकी यहाँ पे चर्चा करें, जो पॉइंट मैंने आपको वहाँ पर बताए हैं। और उसके बाद जो भावी कदम है आप उसका भी चर्चा कर सकते हैं, जो कमियां हैं आप उसकी भी यहाँ पे चर्चा करें, जिसके संबंध में हमने उस एडिटोरियल में बातें की हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इसको लिखने का प्रयास करें। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, पिछड़ेपन के आंकड़ों के बिना किसी भी समूह को विशेष आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, इस कथन पर अपना राय रखें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरक्षण को लेकर के, और इसके उत्तर को लिखते समय आप हाल में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है तमिलनाडु सरकार के आरक्षण नीति को लेकर के, आप उसका यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं और उसी को आधार बना करके आप अपने राय को भी रख सकते हैं। आप विभिन्न डेटा का उपयोग कर सकते हैं, जो सुझाव दिए गए हैं लेखक के द्वारा, आप उसका उपयोग यहाँ पर कर सकते हैं और इन सभी बातों का उपयोग करके आप आसानी से अपनी राय यहाँ पर लिख सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको आज का यह समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इन सभी को आप रिवाइज कर लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।